नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रिवीजन करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो मैं एक रिवीजन के तौर पे आपको जो फैक्ट हैं फटाफट वो बताता चलूंगा, ठीक है। इससे पहले हमने रिंग फेंस पॉलिसी की वीडियो में देखा कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी ब्रिटिश टाइम में, और उसी का अल्टरनेट मतलब उसका मॉडर्न जो एडवांस जो वर्जन था वो था सब्सिडरी अलायंस। उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, वो हमारी रिवीजन की वीडियो होंगी। तो देखो पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड क्या था। लेट्स सी बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन 1765 ब्रिटिशर्स गोट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सबसे पहले जो दीवानी राइट मिला था ब्रिटिशर्स को, दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो, कि वहां पे ब्रिटिशर हैं जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई तो इनको क्या राइट मिल जाता है एम्परर से, क्या रेवेन्यू कलेक्शन का। दीवानी राइट मींस रेवेन्यू कलेक्शन राइट। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने की जो प्रोमिनेंट वजह थी वो क्या थी, वो ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाइनेंसिस हैं वो बिगड़ रहे थे। और जो ये फाइनेंसिस हैं ये क्यों बिगड़ रहे थे, इनके भी रीजन काफी हैं। जो ये फाइनेंशियल जो इनकी कंडीशन थी ये क्यों बिगड़ रही थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी के रीजन, बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। इनसे इनके फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बिगड़ती गई, रिसोर्सेज लगे, ठीक है। करप्शन था, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द डिफीट ऑफ कंपनी अगेंस्ट मशहूर हैदर अली, यहाँ पे भी इनके काफी रिसोर्सेज गए। जो मेन था वो करप्शन था, जो ऑफिसर थे वो बहुत करप्ट थे। ये चीजें तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचती थी, किस चीज के लिए, कि वो ट्रेडिंग राइट लेके आया था। कहां से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है वो ट्रेडिंग राइट लेके आती है ब्रिटेन से, तो उनको क्या है वो पैसे भेजते थे। ऐसा नहीं कि वो फ्री में मिल गया, वो पैसे भेजते थे हर साल। लेकिन वो पैसे भेजने की बजाय ये कंपनी इतना दिवालिया हो गई कि इनको 1 बिलियन पाउंड का लोन मांगना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और वो भी इवन कब, जब इनके पास दीवानी राइट है। बंगाल प्रोविंस वाला जो एरिया है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया है, इसका फिर भी इनको गवर्नमेंट से लोन मांगना पड़ा। वो सारी चीजें मैंने आपको एक बेसिक्स में बता दिया कि इन कंडीशन से ये दिवालिया हो गई। मेन जो था, जो ऑफिसर थे वो बहुत करप्ट थे, वो बहुत पैसा खा रहे थे बीच में। जो मेन रीजन है ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया पौंड 1 बिलियन पाउंड का लोन की डिमांड कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहां ब्रिटेन में जो बैठी है उससे। अब ये चीज तो हमने देख लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में तो हमने देख लिया कि भाई इनकी जो हालत है वो किस हिसाब से खराब होने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड लोन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 बिलियन पाउंड इन 1772 में क्या करती है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये डिमांड करती है 1 बिलियन पाउंड लोन, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब रीजन क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट का आने के, भाई 1773 में भाई रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया जाए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत क्यों खराब हुई, रीजन क्या हुए कि ये एक्ट लेके आया गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में, करप्शन, द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मशहूर हैदर अली इन 1769 में। देखो कंपनी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने और नवाब ने क्या लोगों को एक्सप्लॉइट किया, तो इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना पड़ा। और इंटरवीन इसलिए नहीं किया था कि भाई बंगाल की वो भलाई करेंगे, बंगाल के लोगों की भलाई करेंगे, इसलिए किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे वे कंट्रोल चाहते थे। और जो ये करप्शन और ये बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद जो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया बंगाल में और जो करप्शन हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बंगाल की इतनी हालत खराब हो गई थी कि बंगाल में फैमिन आता है 1770 में। 1770 में जो फैमिन आया था बंगाल में उसमें 1 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, ये करप्शन की वजह से, ड्यूल सिस्टम की वजह से। और ऐसा नहीं है कि जो ये फैमिन आया था ये भाई नवाब की ही सारी गलती थी, जो भी पॉलिसी बनाई गई थी, क्योंकि फैमिन चला था 1769 से लेके 1773 तक। और जो ये पॉलिसी इस टाइम पीरियड में जो ये ब्रिटिशर ने पॉलिसी बनाई उसकी वजह से, इसकी हमने बात की है कि भाई जो हम महलवारी सिस्टम देखते हैं, जो मैंने रेयोटवारी सिस्टम बताया, इन्हीं की ये जो सारी पॉलिसी बना रहे थे ना, इन्हीं की वजह से बंगाल में फैमिन आता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे ये इतने करप्ट थे कि लॉर्ड कैल्वी था, उसके बारे में बोला जाता था कि ही वॉज वेरी करप्ट ऑफिसर। इतना करप्शन था कि कंपनी नियरली बैंकरप्ट हो गई थी। ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या चाह रही थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है इनके अफेयर्स पे कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं था। जब हम आगे पढ़ेंगे कि
ये बंगाल, यहाँ पे बंगाल है। बंगाल के ऊपर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिला और यहाँ पे इनका कंट्रोल हो गया था। उसके बाद इनका बॉम्बे में और मद्रास में कंट्रोल होता है। तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, ये क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी। इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो तो ऐसा कोई नहीं था कि भाई किसी के अंडर में ये काम कर रही हो, किसी को रिपोर्ट करेंगे। ये सब अपना इंडिपेंडेंटली काम करती थी। तो इसी को सोचते हुए कि भाई इन तीनों को एक के अंडर में लेके आया जाए। ये तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये क्या है, अपने अपने डिसीजन लेते थे। तो इनको क्या है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक के अंडर में लेके आएगा कि ये जो बाकी दो हैं यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करेंगी। थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखो जो मेन फीचर थे ना इस रेगुलेटिंग एक्ट की, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये क्या करती थी, ऑल वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने, 24। ये चीज़ बाद में देखो। पहले क्या था, जब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था तो ये अपने अपने हिसाब से काम करते थे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने इनके अलग अलग डिसीजन होते थे। ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते थे, ये सिर्फ क्या करते थे, पैसा भेजते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो ब्रिटेन में बैठी है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और किन किन हालात में, जब फैमिन आ गया था 1770 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट बैंकरप्ट हो गई थी और ये लोन मांग रही थी, तब ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बैठी है, उसने क्या बोला कि भैया हम रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ रहे हैं और इनको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में अधीन करेंगे। मतलब क्या है कि वो रिपोर्ट किया जाएगा। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करेंगी, बंगाल में जो बैठे गवर्नर साहब हैं उनको ये रिपोर्ट करेंगे। सिंपल सी बात। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये बात जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हमने जिक्र किया ना कि 24 थे, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही इनको ये बनाए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये तीनों प्रेसिडेंसी क्या है, इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। इनमें जो भी यहाँ पे जो डिसीजन लेंगे, जो भी भाई काम करेंगे, तो उनके लिए आंसरेबल ये किसको होंगे, तो किसको होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये बात है यहाँ पे। तो मेन जो एग्जाम के लिए हमें जो रिवीजन में ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे, तो 24। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और क्या था, ये ऊपर देख लिया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनते ही 24 बन गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल हो गया, फुल कंट्रोल हो गया किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटेन में बैठी है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे पता चल गई। अब यहाँ पे देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेफ्ट टू प्रेसिडेंसी रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो अब क्या बन गए हैं, गवर्नर जनरल बन गए हैं। और उनके अधीन में कौन है, जो बाकी जो दो प्रेसिडेंसी है मद्रास और बॉम्बे, वो किन को रिपोर्ट करेंगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। एंड गवर्नर जनरल रिपोर्ट टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखो यहाँ पे मैंने आपको सीधा बताया ना कि तीनों नहीं, ये क्या करेंगे कि भैया जो ये दो प्रेसिडेंसी है बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, ये जो गवर्नर जनरल बैठे हैं ना, बन के पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, अब वो बन गए हैं क्या, गवर्नर जनरल की उनको पोस्ट दे दी गई है। ये दोनों इनको रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी, जो गवर्नर जनरल है वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। सिंपल सी बात है ये। क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था तो उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो क्या करते थे भाई, अपने बिहाफ में, जो ऑफिशियल मतलब क्या है, जो ऊपर हाई पोस्ट पे बैठा एक तो वो भाई किसी भी प्रेसिडेंसी में, उससे नीचे जो ऑफिसर थे ना वो भी क्या करते थे कि भैया अपने हिसाब से जो ग्राउंड पे है वो डिसीजन लेते थे। मींस जो भी एक्शन लेते थे ना, वो जो ग्राउंड पे जो ऑफिसर हैं वो जो भी एक्शन लेते थे वो किसी से सलाह नहीं लेते थे, वो अपने डिस्क्रिप्शन में ही एक्शन लेते थे, जो कि अपने आप में एक सोवरन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गए थे। मतलब क्या है कि भाई वो ग्राउंड के ऊपर जो ऑफिसर है, एक तो ऊपर बैठा है, एक जो ग्राउंड के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, ऊपर वाले से कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक सोवरन जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो बन गए थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था, राइट दिया था 1600 में कि आप वहां पे जाएं, ट्रेड करें। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश की रानी ने, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको चार्टर दिया था, इसको राइट दिया था 1600 में, आप ट्रेड के लिए जाइए वहां पे। लेकिन ये ट्रेड के चक्कर में आप पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनते जा रहे थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंटरवेन करती है, वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है 1773। उसके अंडर में जहां जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था उसको अपने अधीन लेती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना के। ठीक है, और गवर्नर जनरल की फिर पोस्ट आपको देखने को मिलती है। पहले क्या होता था, किसी भी प्रेसिडेंसी में गवर्नर होता था, जैसे बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, उनको रिपोर्ट
बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी थी वो रिपोर्ट करती थी। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन रीजन था। अब देखो प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, ये जो मैंने अभी आपको बताया, अलोंग विद द 4 काउंसलर तो होते थे, गवर्नर जनरल के साथ में क्या है 4 काउंसलर होते थे इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता जॉइंटली कॉल्ड गवर्नर जनरल काउंसिल। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी इसका भी ध्यान रखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में तो 24 होते थे, लेकिन जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें कौन होते थे, 4 जो काउंसलर होते थे, एक गवर्नर जनरल साहब। उसके बाद एज अ गवर्नर इन काउंसिल एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रोट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल, इसे स्पेशली इन मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी के मैटर में जो गवर्नर्स इन काउंसिल हैं एट मद्रास और बॉम्बे, ये इनको क्या है वर ब्रोट अंडर, उनको कंट्रोल में लेके आया गया। किसके अंडर में आते थे वो, बंगाल के अंडर में, जो भी फॉरेन पॉलिसी होती थी। तो जो ये बॉम्बे और मद्रास वाले क्या है, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं इनको बता के अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते थे। द कंपनी डायरेक्टर वर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड, जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे वो इलेक्टेड होते थे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए उनको इलेक्ट किया जाता था। एंड 1/4 ऑफ देम वर टू रिटायर एवरी ईयर, जो 1/4 थे वो रिटायर होते थे हर साल। दे कुड नॉट बी री इलेक्टेड, और उनको दोबारा से री इलेक्ट नहीं किया जाता था। ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टैब्लिश एट कलकत्ता विद सर एलिजा इम्फे एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस जज वर टू कम फ्रॉम इंग्लैंड। और जो पहला सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे, तो वहाँ पे उनके जो चीफ जस्टिस थे पहले वो कौन थे, सर एलिजा इम्फे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे, 24। एक्ट का जो मेन फीचर है वो ध्यान रखो भैया, क्यों लेके आया गया, कब आया, 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इसके अधीन में। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इनके अधीन में जब ये आया तो कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इस पोस्ट पे, तो वो बने वॉन होस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिकेचर जो फोर्ट विलियम में स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में 1774 में, उसके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन बने थे, सर एलिजा इम्फे। और इसके साथ में जो 3 और जज थे, ये भी ऐड कर लो आप, इसके साथ में 3 जज और थे, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस हो गए, इनके साथ में 3 जज और थे उस टाइम पे। तो होप आपको रेगुलेटिंग एक्ट का एक बेसिक सा रिवीजन के थ्रू एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइज सब्सक्राइब करना।